हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो भी मटेरियल मिलता है उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो मटेरियल मिलता है, मटेरियल का मतलब क्या है। आप जो भी आपके अपने आसपास देख रहे हो, आपका फ़ोन हो गया, आपका ईयरफोन हो गया, आपकी बुक हो गई, जो भी पानी, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, जो नहीं भी देख पा रहे हो वो भी अपने आप में क्या है, एक मटेरियल है। जैसे कौन सी चीज़ नहीं देख पा रहे हो, आपका जो एयर है वो भी एक मटेरियल है, वो भी एक गैस है, उसको भी आप महसूस कर पा रहे हो। तो उसके ही बारे में हम देखेंगे कि जो मटेरियल होता है वो किस किस तरीके से बिहेव करता है, किस किस फॉर्म में वो मिलता है आपके एटमॉस्फेयर में। तो मटेरियल क्या, फिर मैटर की अगर मैं एक डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या होगी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह को घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास होता हो, उसी चीज़ को हम मटेरियल या मैटर बोल देते हैं। ठीक है, तो जो आपका एयर पार्टिकल होगा ना, बिल्कुल छोटा सा, वो भी कुछ ना कुछ जगह तो फिल कर रहा ही होगा ना, कुछ ना कुछ मास तो उसका होगा ही ना। तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज। अगर आपको मैटर को डिवाइड करना है कि देखो चारों तरफ के बहुत सारे मटेरियल, उनको एक ग्रुप में अगर बांटना है तो आप दो तरीके से बांट सकते हो। पहला, केमिकली उनको डिवाइड कर सकते हो, दूसरा उनको फिजिकली डिवाइड कर सकते हो। देखो, केमिकली डिवाइड करने का मतलब है कि जो मैटर होता है या तो वो एलिमेंट होगा केमिकली, या वो कंपाउंड होगा, या वो मिक्सचर होगा। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। देखो, एलिमेंट का मतलब होता है, आपको पता है कि अपने एटमॉस्फेयर में जो पीरियोडिक टेबल है, जो अपने एटमॉस्फेयर में अगर कोई मुझसे पूछे कि प्योर फॉर्म में जो एलिमेंट्स वो कितने हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से कितने एलिमेंट हैं, तो 118 टाइप के एलिमेंट्स आपके एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड किसको बोलते हैं, अगर ये एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये दोनों मिल जाते हैं तो H2O मतलब पानी बना लेते हैं। तो ये जो H2O होगा ना, वो कंपाउंड होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, फिर मिक्सचर क्या होता है भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब होता है कि दो कंपाउंड्स का मिल जाना। जैसे H2O में अगर NaCl मिला दूँ, मतलब पानी और नमक को मिला दूंगा, तो वो एक मिक्सचर होगा। तो केमिकली हम इनको तीन फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या कंपाउंड हो सकता है, या मिक्सचर हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो कोई मटेरियल, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है देख के, छू के, टच करके, फिजिकल बिहेवियर को देख के हम किसी भी मैटर को या तो सॉलिड बोल सकते हैं, या लिक्विड बोल सकते हैं, या गैस बोल सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉलिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिक्विड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गैस, है ना। यही हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर मैं ऊपर से बताऊं तो गैस का मतलब होता है कि ऐसे पार्टिकल जो थोड़े दूर दूर रहें, और लिक्विड में थोड़े और पास आ जाते हैं पार्टिकल्स, और आपके सॉलिड में कंप्लीटली पास आ जाते हैं, इस तरीके से। तो ये आपका गैसियस फॉर्म, ये आपका लिक्विड फॉर्म, ये आपका सॉलिड फॉर्म। इस तरीके से आप तीन फॉर्म में बांट सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल्स से, और पार्टिकल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसी चीज को पहले हम सीखेंगे। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हमारे चारों तरफ जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी चीज आप देख पा रहे हो, पक्का छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। दोज स्मॉल पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। जिन पार्टिकल से ये मिलके बने हुए हैं, या तो वो एटम से हैं या फिर वो मॉलिक्यूल से हैं। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। तो एटम का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो मैंने एलिमेंट्स की बात की थी, जैसे मैंने यहाँ पे मैं बोलूँ कि एल्यूमिनियम का मेटल है, एल्यूमिनियम आपका रखा हुआ है, तो उसके अंदर एल्यूमिनियम के जो पार्टिकल होंगे वो एल्यूमिनियम के एटम होंगे। लेकिन दो अलग अलग एटम मिलके एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, जैसे H2O। पानी के अंदर क्या छोटे पार्टिकल होंगे, वो किसके होंगे, H2O के। लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर किसके होंगे, Al के। Al क्या है, एटम। H2O क्या है, दो एटम का मिलान। मिलान मतलब मिले हुए हैं दो एटम, उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले ना, उनकी क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, और आप बोल सकते हो कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती हैं, तो ध्यान से देखना है इनको। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल इन साइज होते हैं जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं मटीरियल के, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो चीज़ है दूसरी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम।
जो भी आपके मैटर होगा उनके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, स्पेस, जगह प्रेजेंट होगी। आप बोलोगे जगह कैसे प्रेजेंट हो सकती है, बहुत बारीक सी माइक्रोन के बराबर स्पेस प्रेजेंट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं आपके मटेरियल के, वो बार बार मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्लियर होती है बात। द पार्टिकल मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मटेरियल के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये 4 बातें आपको बहुत याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ। तो छोटे होते हैं, स्पेस होता है, मूव करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपको एक चीज़ वो कर रही होगी कंफ्यूज कि स्पेस भी होता है और अट्रैक्ट भी करते हैं, ये क्या बात हुई। तो स्पेस होने का मतलब है कि बहुत सारा स्पेस होना नहीं है, बहुत छोटा सा स्पेस होता है, अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो कोई भी पार्टिकल रुका रहता है। तो अब हम इनके आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रेजेंस के बेसिस पे, तो उसको सबसे पहले सॉलिड स्टेट बोल सकते हैं। कोई भी पार्टिकल या तो लिक्विड स्टेट में मिल सकता है या फिर वो गैसियस स्टेट में मिल सकता है। तो हम एक एक करके सॉलिड के बारे में देखेंगे, लिक्विड के बारे में देखेंगे और गैसियस स्टेट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सॉलिड किसको बोलते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, लेमन लैंग्वेज का मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ, तो सॉलिड का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट, ऐसी स्टेट, किसी भी मटेरियल की ऐसी स्टेट जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हो। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक देखूँ सॉलिड की, तो पहली होगी इनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक स्टोन ले लूँ, पत्थर ले लूँ, तो क्या मैं उसकी शेप को बदल सकता हूँ? हाथ से तो बदल सकता हूँ, क्या वो अपने आप बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती। तो शेप एग्जैक्टली सेम रहती है, वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होता है, चेंज नहीं होता है। और इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे नहीं कर सकते, स्टोन को तो कंप्रेस कर सकता हूं मैं, लेकिन ये कंप्रेशन पे टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले डेंसिटी का मतलब समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक रूम है आपका, ये एक रूम है, इसका नाम मैंने रूम ए दे दिया, और सेम साइज का रूम बी है, सेम साइज शेप सब कुछ सेम है, बी रूम है। अब आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, नीचे लिख के बताओगे। इसके अंदर सिर्फ 5 बच्चे बैठे हुए हैं और इसके अंदर बैठे हुए हैं 10-20 बच्चे, साइज सेम है कमरे का, इसके अंदर बैठे हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप मुझे बताइए कि ए की डेंसिटी ज़्यादा होगी रूम की या बी की डेंसिटी? दिमाग लगाइए, नीचे पॉज दो वीडियो और नीचे बताना है आपको कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू ए या डेंसिटी इज इक्वल टू बी। कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्लीज़ 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 रोको वीडियो को यहीं, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आई होप आपने लिखा होगा। देखो डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि सेम एरिया या सेम वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स का ज़्यादा होना। तो बी की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ए की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर। आगे चलते हैं हम। सॉलिड को किसी भी कंटेनर में आप डालोगे ना, जैसे एक सिलेंडर में डाल दिया मैंने एक स्टोन को, तो वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। समझ में आ गई इतनी बात? ओके। फ्लो नहीं करते हैं भाई। अभी ये कंटेनर वाला कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में अटक रहा होगा, तो दोबारा समझो। अगर मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने छोटा सा एक स्टोन डाला, एक छोटा सा कंटेनर लिया, उसमें एक छोटा सा एक स्टोन डाला इस तरीके से, और अब मैंने छोड़ दिया इसको एज इट इज, तो क्या इस स्टोन के पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में फैल सकते हैं? नहीं, वहीं रहेंगे जहाँ पे आपने रखा था। एज इट इज, जैसे रखा था वैसे के वैसे रहेंगे। तो आप बोल सकते हो कि ये जहाँ पे रखोगे वहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो कौन फिल करता है भाई? अगर सॉलिड नहीं फिल करता है तो फिल कौन कर सकता है? गैस थोड़ी सी भी डालोगे, कंटेनर को बंद करोगे, पूरे कंटेनर में उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स फैलने लग जाएंगे। तो सॉलिड फ्लो भी नहीं करता है। आगे हम देखेंगे लिक्विड्स और लिक्विड्स की कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है लिक्विड की, कि इनकी जो वॉल्यूम होती है वो तो फिक्स होती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। शेप फिक्स नहीं होने का सीधा मतलब है कि गिलास में डालो गिलास जैसा, बोतल में डालो बोतल जैसा, जमीन पे डालो जमीन जैसा कन्वर्ट हो जाता है पानी। पानी को दिमाग में लाओ। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब है, अगर मैं एक बलून में, वाटर बलून देखा है ना आपने, जिसको हम होली पे फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसको अगर मैं दबाता हूँ हाथ से तो फूट जाता है। ठीक है, तो कंप्रेस हो तो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है। नेक्स्ट, मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है, मतलब
डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब मैंने बता ही दिया पहले भी। कंटेनर को ये भी फिल नहीं करते हैं, जैसे कंटेनर में डालोगे वहीं रखे रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे, तो ये भी फिल नहीं करते हैं कंटेनर को। फ्लो तो जरूर करेंगे, फ्लो तो करते ही हैं, लिक्विड तो फ्लो नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब हम बात करते हैं गैस। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इसको अच्छे से समझना। ना तो इनकी फिक्स शेप होती है, जिस शेप में डालोगे उस शेप को ले लेते हैं, और ना फिक्स वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम भी इनकी इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, एक बड़ा सा कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में मैंने क्या किया, एक थोड़ी सी गैस डाली, तो एक कंटेनर के हर कोने में पहुंच के उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर खुद का वॉल्यूम कर लेगा। क्लियर होती है बात? इतनी बात आपको समझ में आती होगी। आगे देखेंगे हम यहाँ पे क्या गैस कंप्रेस हो सकती है कि नहीं हो सकती है। पॉज द वीडियो और नीचे बताओ कि कौन सी गैस, मतलब या बोल दो कि कौन से स्टेट में मटेरियल ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है। ऑफ कोर्स गैसेस स्टेट में, तभी तो टायर में गैस डालते हैं, नहीं तो पानी नहीं डाल देते। तो गैसेस स्टेट सबसे ज़्यादा कंप्रेशन को ले सकती है, क्यों? इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब कंप्रेशन लगाते हैं पास पास आते हैं, तो मैक्सिमम पास पास आ सकते हैं इसके पार्टिकल्स, तो बोल सकते हो मैक्सिमम कंप्रेशन झेल सकता है गैसियस फॉर्म। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है, किसी भी कंटेनर में डालो कंप्लीटली फिल कर देगा कंटेनर को। इजीली फ्लो करता है, जहाँ पे छोड़ दो इजीली फ्लो करता है, हवा जैसे बहती है उस तरीके से। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है आपका, यहाँ पे होते स्टेट्स खत्म मटेरियल के। अब हम देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? देखो, डिफ्यूजन का अगर मैं मीनिंग समझाने जाऊँ, एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ, डिफ्यूजन का मतलब है दो चीज़ों का मिल जाना। जैसे पानी में अगर मैं इंक डालता हूँ तो पानी भी लिक्विड और इंक भी लिक्विड, दोनों मिल गए एक दूसरे से, तो डिफ्यूजन हो गया। आप बैठे हुए दूसरे कमरे में आपकी मम्मी ने अगरबत्ती जलाई है, तो आपको दूसरे कमरे में स्मेल का आ जाना, तो जो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो हवा में मिल गई, तो वो भी एक डिफ्यूजन हो गया। सॉलिड का सॉलिड में मिल जाना, वो कहाँ देखने को मिलता है? आपका जो चौक बोर्ड होता है ना, चौक वाला बोर्ड, उस पर आप कुछ भी लिखते हो, और लिख के अगर आप 20, 30, 40 साल तक छोड़ दोगे तो वो चिपक जाएगा, अंदर चला जाएगा उस बोर्ड के अंदर, तो वो डिफ्यूजन ही होता है। तो सॉलिड सॉलिड से भी मिल सकता है, गैस गैस से भी मिल सकती है। तो दो स्टेट्स में दो चीज़ों का मिलना, इसको ही दो पार्टिकल्स का स्प्रेड होना, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो डिफ्यूजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग आउट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब किसी भी दो मिक्स के अंदर उसके पार्टिकल्स का घुल जाना, समझ में आएगा, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन किस किस के बीच में हो सकता है? दो सॉलिड्स के बीच में हो सकता है, मैंने एग्जांपल देके आपको अभी समझाया। लिक्विड लिक्विड में भी डिफ्यूजन हो सकता है, गैस से गैस में भी। लोगों को कंफ्यूज होती है, लोग सोचते हैं सिर्फ गैस गैस में मिल सकती है, बाकी कुछ भी नहीं मिल सकता। लिक्विड भी तो लिक्विड में मिल सकता है ना भाई, उसको भी तो डिफ्यूजन बोलेंगे ना। सॉलिड भी तो सॉलिड में मिल सकता है ना, कैसे मिलता है सॉलिड सॉलिड में? अरे यार, आपने कोई भी एक चौक लिया, उसको बोर्ड पे लिख के 10, 20, 5 साल तक भी छोड़ दिया, तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ चौक है ना, वो भी तो सॉलिड फॉर्म में था, वो पूरा बोर्ड पे चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं, तो वो भी तो डिफ्यूजन हुआ ना। पेंट करते हैं दीवार पे, वो भी तो चिपक जाता है। तो यही होता है सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूज हो जाना पार्टिकल्स का। अब हम देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर को किस यूनिट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर की यूनिट को मेजर करने का तरीका। देखो, टेम्परेचर दो तरीके से मेजर किया जाता है। पहला डिग्री सेल्सियस में, दूसरा केल्विन में। हम किस में करते हैं? इंडिया में डिग्री सेल्सियस में करते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, टेम्परेचर इन केल्विन जो इक्वल होता है वो होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस में 273.15 भी आता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर इन केल्विन प्लस इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन कोई पूछे कि 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना केल्विन होगा, ये अगर पूछे, तो डिग्री सेल्सियस की जगह सिर्फ आपको 2 लिख देना है। तो डिग्री सेल्सियस कहाँ है? यहाँ पे है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 2 लिख दोगे, प्लस में 273 कर दोगे, और आपका टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? 275। क्लियर होती है बात? तो टेम्परेचर इन केल्विन निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस की जगह वैल्यू रखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा,
कितना डिग्री सेल्सियस होगा। ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको 100 रखना है के की जगह, मतलब लेट मी रेज समथिंग हियर। ये अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ पे केल्विन की जगह रखना है और डिग्री सेल्सियस में आपको आंसर आ जाएगा। लेट मी राइट हियर, आपको केल्विन की जगह रखना है 100, तो यहाँ पे ये केल्विन है। इस केल्विन की जगह अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ तो डिग्री सेल्सियस में मुझे आंसर चाहिए, प्लस में 273 है। ये जो 273 है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे लिख सकते हो 100 माइनस 273 विच इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, जो कि आएगा माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मिल जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला जिसमें आप टेम्परेचर की यूनिट्स को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। क्लियर हो गई बात? तो ये डिग्री और केल्विन का फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, मटेरियल का जो स्टेट होता है वो किस किस तरीके से चेंज हो सकता है। मतलब कोई सॉलिड में है वो लिक्विड में बदला जा सकता है क्या? क्या लिक्विड गैस में बदला जा सकता है क्या? क्या गैस लिक्विड में बदली जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है, लेकिन किस तरीके से? दो ही तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका है टेम्परेचर को चेंज करके, दूसरा तरीका है प्रेशर को चेंज करके। या तो आप टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट बदल सकते हो, या फिर आप प्रेशर को चेंज करके स्टेट बदल सकते हो। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। टेम्परेचर को चेंज करके तो कैसे स्टेट बदलेंगे, और प्रेशर को चेंज करके किस तरीके से स्टेट बदलेंगे, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम टेम्परेचर को चेंज करके कैसे स्टेट्स को चेंज करते हैं। तो पहला है तरीका टेम्परेचर को चेंज करने का, सॉलिड से लिक्विड चेंज करना टेम्परेचर की मदद से। तो अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में बदल जाएगी। एग्जाम्पल, आइस क्यूब को अगर मैं गर्म तवे पे रख दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो पानी में वो चेंज हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोल सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे उसका। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर की मदद से क्या कर रहे हैं? स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं। तो अगर वाटर का कोई भी मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना ये बात। 0 डिग्री सेल्सियस पे रखने पे जो आइस क्यूब है वो पिघलना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट, अगर आपको लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करना है तो भी आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसको हम बॉइलिंग करना या बोलते हैं, या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। तो जब कोई भी गैस में चेंज होने वाली चीज़ है लिक्विड से, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज नथिंग बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट विल कन्वर्ट इनटू गैस। दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग और द वेपराइजेशन। क्लियर होती है बात? तो ये आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस टेम्परेचर पे, जिस पॉइंट पे पानी उबलना स्टार्ट कर दे या फिर भाप बनना स्टार्ट कर दे, जो कि पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जब टेम्परेचर को गिराएंगे तो चीज़ें ठंडी होंगी। जो आपकी गैस थी वो भी ठंडी होगी। आपने पानी गर्म किया होगा, पानी गर्म करते टाइम आपने देखा होगा छोटी छोटी पानी की बूंदें जम जाती है प्लेट पे। ऐसा इसलिए कि जो स्टीम आपकी आके प्लेट पे लगी है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। देखो नाम याद रखना है, ये कंफ्यूज करता है। गैस से लिक्विड में बदलना इज नोन एज कंडेंसेशन। नोट कर लो, एक फेयर कॉपी लेके बैठा करो, जब मेरे लेक्चर्स देखो तो नोट करते रहा करो, पॉज करके। जैसे एक स्लाइड पढ़ी पूरी, पॉज की वीडियो, जो भी स्लाइड में पढ़ा वो अपनी लैंग्वेज में लिखा, तो इस तरीके से चीज़ें याद हो जाती हैं, जीवन भर के लिए याद हो जाती हैं। मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ और पढ़ता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ है तरीका लिक्विड टू सॉलिड चेंज। अगर लिक्विड से कोई भी चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट करनी है तो उसको बोलते हैं फ्रीज करना। इसमें क्या करना है? पानी को बर्फ बनाना है बेसिकली। तो टेम्परेचर को बहुत 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 कम करना होगा। ठीक है, 0 डिग्री से भी कम, -1 -2 करना होगा। तो फ्रीजिंग का बेसिकली मतलब होता है, फ्रीजिंग का मतलब होता है टेम्परेचर को गिरा के लिक्विड को सॉलिड में बदल देना, पानी को बर्फ में बदल देना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो जमना स्टार्ट कर दे। और फ्रीजिंग आप बोल सकते हो जस्ट उल्टा होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग में गर्म करते हैं, इसमें ठंडा करते हैं। क्लियर?
अब यहाँ पे खत्म होती है टेम्परेचर से बदलने वाली बातें। अब एक चीज आती है जो बार बार क्वेश्चन में आता है इसका, जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेटेंट हीट। तो अभी हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, स्टेट चेंज कर रहे थे, टेम्परेचर घटा रहे थे, स्टेट चेंज कर रहे थे। तो लेटेंट हीट का मतलब है वो हीट या वो टेम्परेचर, वो हीट एनर्जी जिसको लेके कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके हाथ पे मैंने पेट्रोल या फिर परफ्यूम रखी तो आपका हाथ ठंडा लगने लगता है। क्यों? आपके हाथ के अंदर की जो हीट है उसको पेट्रोल लेके और उड़ जाता है, तो आपका हाथ का टेम्परेचर गिर जाता है, तो आपको ठंडा लगता है। तो लेटेंट हीट का मतलब है कि अभी टेम्परेचर से चेंज कर रहे थे, तो वो टेम्परेचर या वो हीट एनर्जी जिसको लेके कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, उस एनर्जी को लेटेंट एनर्जी या लेटेंट हीट बोलते हैं। दो तरीके की होती है, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलने वाली, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। वेपराइजेशन वाले को हम लिक्विड से गैस में बदलने वाली को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। होता लेटेंट हीट ही है। तो लेटेंट हीट का मतलब याद रखना है। समझ में आ गई बात? अब हम देखेंगे यहाँ पे एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में बदलता है। इस प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन होना बोलते हैं। कहाँ पे देखा होगा आपने, जो कपूर की गोलियां देखी हैं, कपूर की गोलियों को आप रख दो थोड़े दिन के लिए, वो गायब हो जाती हैं। वो इसलिए वहाँ पे ना तो कोई पानी रहता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सीधा क्या होती है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। और उसको बोल सकते हो कि ये सब्लिमेट होती है, सब्लिमेशन करती है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर होगी? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी सब्लिमेशन करती हैं? तो अमोनियम क्लोराइड एक चीज़ है, आयोडीन, कैम्फर मतलब कपूर, नेपथलीन की बॉल्स आती हैं जिनको मम्मी कपड़ों के बीच में रखती होगी पहले, जो बोलती होगी इससे कीड़े नहीं खाएंगे कपड़ों को। तो वो क्या होती हैं, वो आपने देखा होगा वो गायब हो जाती है अपने आप, क्योंकि वो सीधी सॉलिड से गैस में बदलती थी। क्लियर होती है इतनी बात? एक ट्रायंगल यहाँ पे आपको याद रखना है। ये ट्रायंगल मदद करेगा आपकी किस चीज़ में, आपको नाम याद रखने में मदद करेगा। जैसे सॉलिड से गैस में बदलने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर होती है इतनी बात? नेक्स्ट होता है गैस से सॉलिड में बदलने को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। गैस से लिक्विड में बदलने को वेपराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड से गैस में बदलने को कंडेंसेशन होना बोलते हैं। या फिर लिक्विड से सॉलिड में बदलने को, आप लिक्विड से सॉलिड में बदल रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड से कोई चीज़ सॉलिड में बदलेगी तो फ्रीजिंग, और सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग। तो ये नाम याद रखने हैं आपको इस ट्रायंगल की मदद से। इंपॉर्टेंट जो आप भूल सकते हो, एक तो सब्लिमेशन भूल सकते हो और कंडेंसेशन भूल सकते हो, बस बाकी आपको याद रहेंगे। समझ में आती है बात इतनी? यस आती है। अब हम देखेंगे प्रेशर कैसे काम करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्टेट को टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके आप स्टेट्स को बदल सकते हो। तो टेम्परेचर को चेंज करके तो बदल के देख लिया, प्रेशर को कैसे बदलते हैं? जो आपके घर के अंदर किचन में जो सिलेंडर रखा है ना, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं किसी भी गैस कैन लिक्विफाइड, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे, प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को लो करके। टेम्परेचर लो कर दूँ और प्रेशर हाई अप्लाई कर दूँ, तो जो आपका जो गैस होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस से लिक्विड में पहुंचने के लिए जो सिलेंडर आता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, वो कुछ नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि गैस डाली जाती है ब्यूटेन, ब्यूटेन को दबाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा होगा, बजा के कभी हिला के देखना, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो हाईली प्रेशर्ड मशीन से प्रेशर डाल के उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब एक टर्म जो कि आपको कंफ्यूज करती है, एक तो होता है बॉइलिंग और एक होता है इवेपोरेशन। सबसे पहले इवेपोरेशन का मतलब समझो। बॉइलिंग का मतलब तो समझ गए कि गर्म कर दो चीज़ें उड़ जाती है, लेकिन इवेपोरेशन बॉइलिंग से अलग है। कैसे अलग है? इवेपोरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर ये किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब कहाँ देखने को मिलता है? आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर क्या डाला आपने, पानी डाला। पानी डालने के बाद में आपने इसको सनलाइट में रख दिया। कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद में आपने छोड़ दिया, तो आप देखोगे धीरे धीरे पानी उड़ने लग जाएगा। लेकिन आप जब हाथ डाल के देखोगे आपको लगेगा पानी ठंडा है,
लेकिन पानी उड़ भी रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। ऐसा क्यों होता है कि जो सरफेस पे जो पानी होता है ना, वो पहले गर्म होता है, फिर वो उड़ जाता है, फिर दूसरा सरफेस आता है नीचे वाला, फिर वो गर्म होता है, फिर उड़ जाता है। मतलब लेयर बाय लेयर, सरफेस बाय सरफेस आपका लिक्विड इवेपोरेट होता है। समझ में आ गई बात? तो इवेपोरेशन का मतलब होता है कि सरफेस बाय सरफेस चीज़ों का गर्म होके या पार्टिकल्स गर्म होके कन्वर्ट हो जाना, लेयर बाय लेयर। ये आपको याद रखना है। इवेपोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है? तो पहला टेम्परेचर पे। देखो, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, सनलाइट जितनी तेज होगी, उतना जल्दी इवेपोरेट होगा आपका पानी। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा आपके बाल्टी का, आपके बकेट का, आपके कंटेनर का, उतना ज़्यादा अमाउंट में सरफेस उड़ेगा। ह्यूमिडिटी एयर अगर प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट है, अगर नमी प्रेजेंट है, तो जो पानी की उड़ने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्लियर होती है बात? विंड की स्पीड, मतलब हवाएं चल रही है बहुत तेज तेज उस कंटेनर के ऊपर से, तो जल्दी जल्दी उड़ा ले जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ एक चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। बाकी टेम्परेचर के बढ़ने से, सरफेस एरिया के बढ़ने के, विंड की स्पीड बढ़ने पे इवेपोरेशन तेज होता है। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। देखो, आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि आप, एक चीज़ बताऊं, अगर आज हम जिंदा हैं ना, हम चल पा रहे हैं, तो सिर्फ इवेपोरेशन की वजह से। आप बोलो कि ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैं बताता हूँ। कूलिंग इफेक्ट्स देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल हाथ पे डाला आपने और आपको ठंडा लगना, ये भी एक इवेपोरेशन का ही कूलिंग इफेक्ट है, जो कि मैंने पहले भी समझाया था कि जो इवेपोरेशन होता है वो लेटेंट हीट को लेके उड़ जाता है। तो ये लेटेंट हीट की वजह से आपका हाथ ठंडे लगता है। गर्मी में जो मटके का पानी होता है वो ठंडा क्यों रहता है? जितनी गर्म गर्म जगह पे रखोगे उतना पानी ठंडा हो जाएगा मटके में। ऐसा इसलिए होता है, मटके के अंदर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होता है? लेट मी मेक दिस अगेन। जो आपका पोर्ट होता है, जो आपका मटका होता है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे, वेरी स्मॉल। वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से जो अंदर भरा हुआ पानी है, जो पूरा अंदर पानी भरा हुआ है, वो उसमें से कुछ हिस्सा ऊपर आ जाता है, और जो पानी बाहर आ रखा है वो गर्म होता है। और अंदर की जो पानी है, अंदर का जो पानी है, उससे भी क्या लेता है? ये गर्मी को खींच लेता है। किस चीज़ के लिए? उड़ने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए। तो इस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन जब ये पार्टिकल्स दोहराएंगे, अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, तो अंदर के पानी में से बिल्कुल हीट नहीं रहेगी और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा अंदर का पानी। तो अंदर से हीट लिए जाती है, बाहर के टेम्परेचर की वजह से भी गर्म होता है और ये इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। फिर दूसरे पोर्ट्स पे पानी की बूंदें आती है, फिर अंदर से वो हीट लेती हैं, बाहर से वो इवेपोरेट होकर उड़ जाती हैं। तो इस वजह से गर्मी में मटके का पानी ठंडा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारी स्वेटिंग होती है ना, उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। हमारे अंदर अगर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाए जितना बाहर है, तो हमारे ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। तो पसीना जब आता है तो हमारे जो पसीना होता है वो अंदर की गर्मी को खींचता है, खींच के बाहर के गर्मी से मिल के इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से हम जितनी गर्मी में बैठते हैं उतना ज़्यादा हमें पसीना आता है। अगर गर्मी में बैठने पे पसीना नहीं आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बेशक आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो नीचे, मैं उसका आंसर दूंगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप कोई भी फीडबैक हो वो भी आप हमें बता सकते हो। थैंक यू।